इंडोनेशिया के सिमारांग शहर के एक रहस्यमयी होटल की तीसरी मंजिल पर एक भयानक रूम है। उस रूम में जो भी इंसान जाता है, तीसरे दिन ठीक रात 12 बजे उसे बहुत ही क्रूर तरीके से मौत मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, मरने से पहले के ये 3 दिन उनके लिए और भी ज्यादा अभिशप्त और डरावने बन जाते हैं। मरने वालों के मुताबिक उस कमरे में उन्हें एक सफेद बालों वाली और बिल्कुल दूध जैसी सफेद त्वचा वाली लड़की दिखती है, जिसकी आंखें पूरी तरह खून जैसी लाल होती हैं। नहीं, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। इंडोनेशिया में सचमुच ऐसा एक होटल मौजूद था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। इसी होटल के रूम पर आधारित है आज की यह मूवी, जिसमें हम उस सफेद लड़की के खौफनाक अतीत के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस इंडोनेशियन हॉरर मूवी की कहानी, जिसका नाम है द हॉन्टेड होटल। कहानी की शुरुआत में हम इंडोनेशिया के सिमारांग शहर के एक होटल का दृश्य देखते हैं, जिसका नाम था एम्बर मंगुन होटल। 1981 के आसपास एक नए कर्मचारी ने वहां ज्वाइन किया, जिसका नाम था निग्रुम। होटल की बुजुर्ग मालकिन ने उसे उसका सारा काम समझा दिया और साथ ही सख्ती से मना कर दिया कि वह इस होटल की तीसरी मंजिल पर न जाए। कारण के रूप में उसने बताया कि तीसरी मंजिल पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए वहां जाने पर निग्रुम किसी भी तरह के हादसे का शिकार हो सकती है। निग्रुम ने भी यह बात मान ली, लेकिन जब वह दूसरी मंजिल पर काम कर रही थी, तभी अचानक दूसरी मंजिल से किसी लड़की की चीख सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर वह बेहद जिज्ञासु हो गई, इसलिए अकेले ही तीसरी मंजिल की ओर बढ़ने लगी, लेकिन वहां दरवाजा अंदर से बंद था। उसी वक्त उस लड़की के रोने की आवाज भी भीतर से आ रही थी। लड़की की मदद करने के लिए निग्रुम ने अपने बालों की क्लिप से दरवाजे का ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन इसमें वह नाकाम रही और मायूस होकर लौटने लगी। तभी अचानक दरवाजे का ताला अपने आप खुल गया। अंदर जाकर जैसे ही उसने लाइट ऑन की, निग्रुम को एहसास हुआ कि यह मंजिल कई दिनों से बंद पड़ी है। कुछ कदम आगे बढ़ते ही आसपास की सारी लाइटें फट गईं। फिर भी हार न मानते हुए निग्रुम आगे बढ़ती रही। उसके सामने वाले रूम से ही रोने की आवाज आ रही थी, इसलिए वह उस रूम के सामने पहुंची। अजीब बात यह थी कि इस होटल के हर रूम के सामने कोई न कोई रूम नंबर था, लेकिन इस रूम के सामने कोई रूम नंबर नहीं था। निग्रुम पहले दरवाजे पर दस्तक देती है और जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो धीरे धीरे दरवाजा खोलती है। फिर वह देखती है कि उस कमरे के अंदर आईने के सामने एक लड़की है, वर्षा, जिसकी पूरी बॉडी और बाल पूरी तरह से दूध जैसी सफेद थे। निग्रुम ने इससे पहले इतनी सफेद त्वचा वाला कोई नहीं देखा था। ये सारी बातें निग्रुम अपनी बेटी को बता रही थी। वह यह भी बताती है कि वह लड़की उसकी तरफ देखती हुई सिर्फ एक बात कहती है, और वह थी 3 दिन मध्य रात्रि। निग्रुम अब तक समझ नहीं पा रही थी कि इसका मतलब क्या है। यह घटना पहले ही हो चुकी है या नहीं, और 3 दिन हो गए हैं। इन 3 दिनों के बीच निग्रुम के साथ कई अजीब और भयानक घटनाएं हुई, जिनकी वजह से वह बहुत डर गई थी। निग्रुम की बेटी उसे सांत्वना देती है और याद दिलाती है कि अब 12 बजने वाला है और उसने अभी तक ईशा की नमाज नहीं पढ़ी। ये सुनकर निग्रुम तुरंत नमाज पढ़ने चली जाती है। नमाज पढ़ते वक्त हम देखते हैं कि पीछे वही सफेद लड़की आईने से भयानक तरीके से बाहर निकलती है। ये सब निग्रुम भी महसूस कर पा रही थी। फिर भी वह महान अल्लाह ताला पर भरोसा रखकर नमाज पूरी करती है। फिर डरते डरते पीछे मुड़कर देखती है, पर पीछे कोई नहीं था। लेकिन जब वह नमाज के सामान को अलमारी में रखने लगती है, तो हम किसी की परछाई अलमारी में देखते हैं। ये देखकर निग्रुम भी बहुत डर जाती है। उस समय बाहर तूफान और बारिश हो रही थी, जिससे बिजली की चमक दमक हो रही थी। निग्रुम डर के मारे जल्दी जाकर सो जाती है। अचानक एक भयानक आवाज कहती है, 3 दिन मध्य रात्रि। ये सुनते ही निग्रुम ऊपर की ओर देखकर चिल्ला पड़ती है। उसकी चीख सुनकर उसकी बेटी दौड़कर आती है और अपनी माँ की हालत देखकर, जिसके लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं थी, पूरी माँ की चमड़ी फाड़ दी गई थी और उसे बेहद क्रूरता से मार डाला गया था। अब हम उस घटना के 3 दिन बाद का दृश्य देखते हैं, जहां 2 बहनें कार से उसी एम्बर मंगुन होटल की तरफ जा रही हैं। उनकी बड़ी बहन रायना अचानक एक भयानक सपना देखकर जाग जाती है। छोटी बहन पे उससे पूछती है कि क्या उसने फिर से उनके पिता का सपना देखा है। रायना हाँ कहती है। फे बताती है कि उनके पिता 2 महीने पहले मर चुके हैं और अब वे निश्चित ही कहीं बहुत शांति के स्थान पर होंगे। इसलिए फे कहती है कि रायना इस बारे में ज्यादा सोचकर परेशान न हो। इसी तरह वे एम्बर मंगुन होटल पहुंच जाती हैं। यहाँ आने के बाद हमें पता चलता है कि इस होटल की मालिक वास्तव में यही 2 बहनें हैं। असल में ये होटल उनके दादा दादी ने 1950 में बनवाया था, लेकिन उस समय इसे चालू नहीं किया गया था। ये क्यों चालू नहीं हुआ, इसके अलावा इस होटल के बारे में उनके पिता ने भी कभी उन्हें कुछ नहीं बताया। अब इस होटल की देखरेख की जिम्मेदारी रायना और फे के नाना नानी के पास है। वही इस होटल को चला रहे हैं और रायना और फे अब उनके साथ ही रहने आई हैं।
होटल के पीछे ही उनके रहने के लिए घर बना हुआ है, जहाँ से वे होटल पर नजर रख सकती हैं। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि रायना के पिता पर बहुत सारा कर्ज था, जिसे वह मरने से पहले चुका नहीं पाए। इसी वजह से शहर के सारे घर और संपत्तियां उन्हें इस कर्ज के कारण छोड़नी पड़ी। अब उनकी संपत्ति के नाम पर केवल यही होटल बचा है, इसलिए रायना तय करती है कि अब वह इस होटल की पूरी जिम्मेदारी खुद संभालेगी, ताकि वह अपनी छोटी बहन फे को डॉक्टर बनने की पढ़ाई करवा सके। वहाँ एक बॉक्स में उनके पिता की कुछ चीजें रखी थीं, जिन्हें उनकी नानी रायना के हाथ में सौंप देती हैं। इसके बाद नानी उन्हें वही बात बताती हैं जो उन्होंने निग्रुम से कही थी, यानी इस होटल की तीसरी मंजिल पर वे कभी भी न जाएं, क्योंकि वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है। दोनों बहनें यह बात मान लेती हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद वे निकल पड़ती हैं फे को नए स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए। फे का एडमिशन कराने के लिए हेडमास्टर से बात करनी थी, लेकिन वह इस समय एक मेहमान से मिलने में व्यस्त था, इसलिए रायना और फे को इंतजार करने के लिए कहा गया। वहाँ कुछ स्टाफ की बातों से हमें पता चलता है कि यह स्कूल असल में निग्रुम की बेटी का स्कूल था और निग्रुम की मौत की जांच के लिए ही एक पुलिस ऑफिसर हेडमास्टर से मिलने आया था। पूछताछ खत्म करके जैसे ही वह हेडमास्टर के कमरे से बाहर निकला, रायना ने उसे देखा और थोड़ी घबरा गई। उसने अपना चेहरा छुपाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी पुलिस ऑफिसर ने उसे देख लिया और रायना का काम खत्म होने तक स्कूल के बाहर ही उसका इंतजार करने लगा। जैसे ही रायना स्कूल से बाहर निकली, आर्डो उससे बात करने के लिए आगे आया। रायना आर्डो को पहले से जानती थी। दरअसल जब वे जकार्ता में रहती थीं, तब दोनों के बीच रिश्ता था। उनका ब्रेकअप हुए 6 महीने हो चुके थे, लेकिन आर्डो अब भी रायना को पसंद करता था। यह उसके चेहरे और हाव भाव से साफ दिख रहा था। रायना यहाँ रहती है, यह जानकर आर्डो बहुत खुश हो गया और उसने फिर से रिश्ता जोड़ने की इच्छा जताई, लेकिन रायना को इस बारे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तभी आर्डो ने उसे चेतावनी दी कि चूंकि वह अब यहाँ रहने लगी है, इसीलिए उसे सावधान रहना होगा, क्योंकि यहाँ के एक होटल के कर्मचारी की बहुत ही खौफनाक तरीके से हत्या कर दी गई है। होटल का नाम सुनते ही रायना चौंक गई, क्योंकि वह तो उसका अपना होटल था। इसलिए वह आर्डो को लेकर वहां चली गई, क्योंकि आर्डो भी वहां जांच के लिए जाना चाहता था। वहां रायना और आर्डो की मुलाकात रायना के नाना नानी से हुई। रायना बहुत गुस्से में थी कि उसके नाना नानी ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। तब आर्डो ने तय किया कि वह इसी होटल के एक कमरे में रहकर इस मामले की जांच करेगा। ये सुनकर रायना जाहिर है ज्यादा खुश नहीं हुई, क्योंकि वह तो आर्डो से दूर रहना चाहती थी, और इसका कारण भी हमें उसी रात पता चलता है। फिर नमाज अदा करके रायना से पूछती है कि वह आर्डो को सारी सच्चाई क्यों नहीं बता रही। आर्डो तो उससे शादी करना चाहता था। अगर वह अपनी समस्या आर्डो को बता देती तो शायद आर्डो उसे स्वीकार कर लेता। तब रायना बताती है कि आर्डो बचपन में ही अनाथ हो गया था। बड़ा होने के बाद उसकी शादी एक लड़की से हुई थी, जिसकी शादी के कुछ ही दिनों बाद मौत हो गई। अब आर्डो एक अच्छा सा परिवार चाहता है, जिसमें उसकी पत्नी और बच्चे हों। इसलिए आर्डो कभी भी यह स्वीकार नहीं कर पाएगा कि रायना कभी मां नहीं बन पाएगी। यह सुनकर फिर चुप हो जाती है और फिर रायना को समझाती है कि वह जानती है पिछले साल उनके ऊपर बहुत बड़ा तूफान गुजरा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रायना अल्लाह ताला पर से विश्वास खो दे। इसलिए इन सब के लिए अल्लाह ताला को दोष देने के बजाय उसे फिर से पहले की तरह नियमित नमाज अदा करनी चाहिए। ये बात रायना को अच्छी नहीं लगती और वह तुरंत छत पर चली जाती है। अचानक वह देखती है कि उस होटल की तीसरी मंजिल के एक कमरे में रोशनी जल रही है। रायना जानती थी कि तीसरी मंजिल पूरी तरह से खाली है, इसीलिए जिज्ञासावश वह होटल की तीसरी मंजिल पर चली जाती है। वहां पहुंचते ही उसे एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। इस बार दरवाजे के लॉक के साथ ऊपर एक ताला भी लटका हुआ था, जिसे तोड़ने के लिए रायना एक हथौड़ा लेकर आती है। वह हथौड़े की मदद से ताला और दरवाजे का लॉक दोनों तोड़ देती है और फिर निग्रुम की तरह ही अंदर दाखिल होती है। आसपास की लाइटें टिमटिमा रही थीं, फिर भी रायना को कोई डर नहीं लगता। वह कमरे में जाकर दरवाजा खोलती है और फिर वही लड़की दिखती है जिसे निग्रुम ने देखा था। पहले की तरह इस बार भी लड़की वही बात कहती है, 3 दिन आधी रात। चूंकि यह वहाँ की लोकल भाषा थी, रायना कुछ नहीं समझ पाती। वह कमरे का दरवाजा बंद कर फिर घर लौट आती है। इस पूरी घटना से वह काफी चिंतित थी। रात ऐसे ही बीत जाती है। अगले दिन सुबह रायना फे को स्कूल छोड़ने के लिए तैयार हो रही थी। जैसे ही वह कार में बैठती है, उसे कार की खिड़की पर खून से 1 लिखा दिखाई देता है। ये देखकर वह घबरा जाती है। कार के अंदर फे नहीं थी, इसलिए वह बाहर निकलकर देखती है और दोबारा जब कार में झांकती है तो खिड़की पर कुछ भी लिखा नहीं था। इससे वह अपनी नजर का धोखा मानकर होटल के किचन में चली जाती है, जहां उसकी नानी थी। असल में वह फे को ढूंढने आई थी। फे
फे वहाँ खाना खा रही थी तो रायना अपनी नानी को पिछली रात की सारी घटना बताती है। होटल की तीसरी मंजिल की लड़की की बात सुनकर रायना की नानी बहुत घबरा जाती है, इतना कि वह रायना को कुछ भी नहीं बता पाती। तभी फे वहाँ आ जाती है और रायना उसके साथ बाहर निकल जाती है। तभी उनके नाना आते हैं और नानी को बताते हैं कि निग्रुम की बेटी ने आखिरकार कबूल किया है, लेकिन उसने उस होटल के उस कमरे के बारे में कुछ नहीं कहा। फिर भी इस भूतिया घटना की खबर आसपास फैल गई है, जिसकी वजह से लोग अब इस होटल में आने से डर रहे हैं। लेकिन रायना की नानी जैसे इन बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। ये देखकर रायना के नाना उससे पूछते हैं कि वह किस बात में खोई हुई है। तब नानी वह डरावनी बात कह देती है, रायना ने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया है। ये सुनते ही रायना के नाना बहुत घबरा जाते हैं। हमें समझ आता है कि वे जरूर कुछ जानते हैं जो रायना और फे नहीं जानती। उसी दिन फे को स्कूल छोड़कर होटल लौटते समय रायना देखती है कि होटल से ज्यादातर लोग चेकआउट कर जा रहे हैं। यह देखकर वह काफी चिंतित हो जाती है। इस बारे में नाना नानी से बात करने आती है, लेकिन वहाँ पहले से ही पुलिस पूछताछ कर रही होती है। सब व्यस्त थे तो रिसेप्शन पर बजती एक कॉल रायना उठाती है, जिसमें 13 नंबर कमरे में एक तौलिया भेजने को कहा जाता है। रायना तौलिया लेकर 13 नंबर कमरे में जाती है। कमरे के दरवाजे पर कई बार दस्तक देने के बाद अंदर से आवाज आती है कि तौलिया बिस्तर पर रख दे। रायना वैसा ही करती है। बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी तो रायना पूछती है कि तौलिए के अलावा और कुछ चाहिए क्या, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह जाने लगती है, तभी बाथरूम से रोने की आवाज आती है। यह देखने के लिए वह उधर बढ़ती है। बाथरूम का दरवाजा खोलती है और चौंक जाती है, वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक कमरे में रखा टेलीफोन बजने लगता है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक आवाज आती है, अगर मैं बाथरूम में नहीं हूँ तो मैं कहाँ हूँ, और फिर जोर से चीख पड़ती है। ये सुनकर रायना तुरंत फोन काट देती है और रिसेप्शन पर कॉल करके पूछती है कि 13 नंबर कमरे में कौन है। तब उसे पता चलता है कि इस कमरे में तो कोई है ही नहीं, ये तो खाली है। तभी रायना महसूस करती है कि पर्दे के पीछे से कोई चल रहा है, जो धीरे धीरे नीचे कालीन में घुस जाता है और फिर रेंगते हुए रायना की तरफ बढ़ने लगता है। कालीन उठाते ही रायना लाल आंखों वाली वही सफेद लड़की को देखती है। यह देखकर वह घबराकर दरवाजे की तरफ भागती है। तभी बिस्तर उलटकर उसकी तरफ गिरने लगता है, लेकिन उससे पहले रायना किसी तरह कमरे से बाहर निकल जाती है। अंदर से वही डरावनी आवाज चिल्लाकर कहती है, मरने तक मेरा यह दर्द महसूस करो। रायना यह सब खड़ी सुन रही थी। तभी आर्डो वहां आ जाता है। वह किसी तरह रायना को शांत करता है और फिर उस कमरे की जांच करता है, लेकिन सब कुछ तो सामान्य था, जिसे देखकर रायना कुछ भी समझ नहीं पाती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिर्फ यहाँ रहने आए लोग ही नहीं, बल्कि यहाँ के पुराने कर्मचारी भी इस होटल को छोड़कर जा रहे थे। जान जोखिम में डालकर अब कोई भी इस होटल में काम करना नहीं चाहता था, जिस बात को लेकर रायना के नाना नानी काफी चिंतित थे। यहाँ आर्डो आकर बताता है कि कमरे की लड़की ने आखिरकार इस होटल के बारे में बात की है। उसने यहाँ की एक लड़की के बारे में बताया, सफेद कपड़ों वाली वही लड़की जो उसकी माँ की मौत के लिए जिम्मेदार है। इस पर आर्डो रायना के नाना नानी से उस लड़की के बारे में जानना चाहता है। रायना भी इसी बारे में पूछना चाह रही थी। तब आखिरकार रायना की नानी बताती है कि वह लड़की कोई इंसान नहीं है, न ही वह यहाँ की मेहमान है, वह तो उस कमरे पर कब्जा किए हुए है। फिर वे बताते हैं कि आज से 6 साल पहले उन्हें कुछ आर्थिक समस्याएं आ गई थीं। तब रायना के पिता उनकी मदद के लिए आगे आए और अपनी विरासत में मिली इस होटल के बारे में बताया। इससे पहले तक रायना के नाना नानी को पता ही नहीं था कि उनका दामाद इतना बड़ा आदमी है। रायना के पिता ने ही यह होटल उनके नाना नानी को दिया था ताकि वे अपना खर्च चला सकें। शुरू में होटल की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए रेनोवेशन के लिए कुछ लोग रखे गए। उन्हीं में से एक ने तीसरी मंजिल के उस कमरे का दरवाजा खोला और लाल आंखों वाली सफेद लड़की को देखा। उसे देखने के बाद से ही उस आदमी के साथ 3 दिन तक अजीब घटनाएं होती रहीं। तीसरे दिन अचानक एक दिन रायना के नाना नानी ने देखा कि वह आदमी खुद अपना सिर दीवार पर मार रहा था। उस समय उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं, जैसे कोई उसे वश में कर चुका हो। रायना के नाना नानी के सामने ही उसने सिर दीवार पर मारकर वहीं दम तोड़ दिया। इस घटना से डरकर रायना के नाना नानी किदानांग नाम के एक ओंझा को वहां लाए, लेकिन उसकी भी हिम्मत उस कमरे में जाने की नहीं हुई। उसने उन्हें बताया कि यह कमरा भूतिया है और किसी अशुभ शक्ति के कब्जे में है, इसलिए यहाँ कोई ना आए। यह जानने के बाद रायना के नाना नानी ने पूरी तीसरी मंजिल को बंद कर दिया और अगले 6 साल तक कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन निग्रुम की घटना के बाद वे फिर डरने लगे, इसलिए तीसरी मंजिल पर 2 ताले लटका दिए, जिन्हें रायना ने अपने हाथों से तोड़ा था। 6 साल पहले इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी रायना के नाना नानी ने इसके बारे में रायना के पिता को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर ये खबर बाहर गई तो होटल बंद हो सकता है और वे मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने तरीके से इसे संभाला।
अब पूरी घटना सुनने के बाद रायना कहती है कि फे घर आते ही उसे याद दिला देना कि वह तीसरी मंजिल के उस कमरे का दरवाजा न खोले। तभी हम फे को स्कूल में देखते हैं जहाँ टीचर उसे दूसरे कमरे से एक बॉक्स में से कुछ लाने को कहते हैं। वहाँ एक मानव शरीर के अंगों की मूर्ति भी थी। अचानक पीछे से कोई फे को पुकारता है और वह मूर्ति जिंदा हो जाती है। फे उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाती। मूर्ति उस पर हमला करती है लेकिन किसी तरह वह बचकर बाहर निकल आती है। उसकी चीख सुनकर बाकी छात्र और टीचर वहां आ जाते हैं लेकिन जांच करने पर सब कुछ सामान्य मिलता है। यहाँ तक कि मूर्ति भी सही सलामत थी। फे भी यह देखकर हैरान रह जाती है। इस घटना के लिए रायना को स्कूल बुलाया जाता है जहाँ आर्डो भी आया था। रायना सबसे पहले फे से पूछती है कि क्या उसने उस कमरे का दरवाजा खोला था। जवाब में फे कहती है कि पिछली रात उस कमरे से रोशनी आ रही थी इसलिए वह देखने गई थी। यह सुनते ही रायना का दिल बैठ जाता है। अब तक उसे लगता था कि 3 दिन बाद शायद वह खुद मरेगी लेकिन अब उसकी छोटी बहन भी मरने वाली है। ये जानकर रायना टूट जाती है। तब आर्डो कहता है कि वे उस इंसान के पास मदद मांगने जा सकते हैं जिसके पास 6 साल पहले रायना के नाना नानी मदद के लिए गए थे, यानी किदानांग के पास। वे सीधा किदानांग के घर जाते हैं और सब कुछ बताते हैं। सब सुनने के बाद किदानांग कहता है कि उस अशुभ शक्ति को हराना लगभग नामुमकिन है लेकिन वे कोशिश कर सकते हैं। वह अब भी किसी कारण इस दुनिया से जुड़ी हुई है और इस जुड़ाव का कारण उन्हें खोजना होगा। अगर वे यह नहीं कर पाए तो उस अशुभ शक्ति को रोकने के लिए उसका नाम जरूर पता करना होगा। तभी केवल किदानांग उनकी मदद कर पाएगा। इसके लिए रायना के पास 3 दिन का समय है। तीसरे दिन आधी रात यानी ठीक 12 बजे रायना मर जाएगी। उससे पहले वह शक्ति उसे चाहे जितना डराए लेकिन मारेगी नहीं। उस रात घर लौटकर सभी मिलकर चर्चा करते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए। रायना को लग रहा था कि उसके पिता शायद इस बारे में कुछ जानते थे, वरना उन्होंने इतने साल तक ये होटल उनसे क्यों छुपा कर रखा। इसके अलावा 6 साल पहले नाना नानी को होटल की जिम्मेदारी देने के बावजूद उन्होंने कभी अपनी पत्नी और बच्चों को यहाँ नहीं लाया। वे इसी बारे में बात कर रहे थे कि तभी एक कॉल आता है जिसमें रायना के पिता के वकील बताते हैं कि यह होटल असल में भास्करा के नाम पर है और यह भास्करा और कोई नहीं बल्कि रायना का अपना पिता है। यह सुनकर सब दंग रह जाते हैं क्योंकि रायना के पिता का यह नाम उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। वे तो रायना के पिता का नाम कुछ और जानते थे, यानी इस बात को भी रायना के पिता ने उनसे छुपा रखा था। पिता के इतने राज्य सुनकर रायना को याद आता है कि इस बारे में उसके पिता ने एक बार उससे बात की थी। उसके पिता ने कहा था कि उनके पास एक ऐसा राज्य है जो उनके अतीत से जुड़ा है और इसके बारे में उन्होंने अपनी लिखी हुई किताबों में लिखा है ताकि इन लेखों के जरिए वे अपना मन हल्का कर सकें। ये बात याद आते ही रायना अपने पिता की सारी किताबें लेकर सबको दे देती है। उन किताबों को पढ़ने से वे उस रहस्य के बारे में जान पाते हैं जिसका संबंध उस लड़की के रहस्य से था। पूरी रात वे 5 लोग ये किताबें पढ़ते रहते हैं लेकिन इसका ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। रायना बाहर बैठकर यह किताब पढ़ रही थी। तभी अचानक उसने देखा कि उस कमरे की बत्ती फिर से जल उठी। कुछ देर बाद आर्डो वहां आता है और देखता है कि रायना वहां नहीं है, जिससे वह बहुत चिंतित हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रायना होटल की तीसरी मंजिल पर पहुंच चुकी है। अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा जिससे वह घबरा जाती है। पीछे मुड़कर देखती है कि आर्डो और फे वहां आए हैं। आर्डो उससे पूछता है कि वह यहाँ क्यों आई है। रायना के मुताबिक चूंकि वह अशुभ शक्ति उस कमरे पर कब्जा किए हुए है तो शायद उसी कमरे में उसके बारे में कोई जानकारी मिल सकती है और इसी वजह से वह यहाँ आई थी। क्योंकि वह वैसे भी मरने वाली है तो उस कमरे में जाने से शायद उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तब फे भी उसके साथ जाने की इच्छा जताती है। आर्डो भी जाना चाहता है लेकिन वे उसे मना कर देते हैं क्योंकि आर्डो अब तक शापित नहीं है, इसलिए वे उसकी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते। इसके बाद आर्डो को बाहर खड़ा छोड़कर दोनों बहनें धीरे धीरे अंदर प्रवेश करती हैं। अंदर जाते ही रायना फे से कहती है कि कमरे में रखी सभी मोमबत्तियां जला दो। फिर दोनों बहनें अलग अलग होकर सब कुछ तलाशने लगती हैं। एक तरफ रायना कमरे में पहुंचती है, दूसरी तरफ फे बाथरूम में पहुंचती है जहां वह अशुभ शक्ति आकर उसे डराती है। उसी समय रायना के हाथ से कुछ चीज नीचे गिरकर पलंग के नीचे लुढ़क जाती है। उन्हें देखने के लिए जब रायना झुकती है तो उसे पलंग के नीचे एक टूटा हुआ टाइल दिखाई देता है जिसके अंदर एक कागज का टुकड़ा छुपा होता है। जो कागज का टुकड़ा उसने बाहर निकाला वो क्या है ये देखने ही वाली थी कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से बेडरूम से बाहर आई और देखा कि फे खुद अपने सिर पर मार रही थी। रैना ने उसे रोकने की कोशिश की तो फे एक डरावनी आवाज में बोली, मरने से पहले मेरा दर्द
दर्द महसूस करो। ये कहते ही रैना ने देखा कि फे पूरी तरह उस अशुभ शक्ति के वश में आ चुकी थी। बहुत भयानक तरीके से फे ने रैना पर हमला किया। डर के मारे रैना चिल्लाने लगी, जिसकी आवाज आर्दो तक पहुंची। अब आर्दो और इंतजार नहीं कर सकता था। वो दौड़कर आया रैना और फे को बचाने। आर्दो ने फे को रोकने की कोशिश की तो फे ने उस पर भी हमला कर दिया, लेकिन तभी आर्दो ने उसे जोर से धक्का देकर दूर फेंक दिया। फे बेहोश हो गई और उसके अंदर से वो अशुभ शक्ति बाहर निकल आई। वो शक्ति उनके सामने खड़ी होकर आर्दो से बोली, 3 दिन आधी रात। यानी अब रैना और फे की तरह आर्दो भी श्रापित हो चुका था। अगली सुबह से उसका भी मौत का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। वे इस बारे में चर्चा कर ही रहे थे कि तभी रैना के नाना नानी कुछ और कागज के टुकड़े लेकर आए, जो उन्हें अलग अलग कमरे साफ करते समय मिले थे। सारे टुकड़े जोड़ने पर पता चला कि ये एक प्रेम पत्र था, जिसे उस लड़की ने रैना के पिता को लिखा था। उसमें लिखा था कि उनकी पहली मुलाकात एक पाइन के पेड़ के पास हुई थी, जहाँ सफेद रंग के बहुत सुंदर फूल खिले थे। होटल के पास के जंगल में ऐसा ही एक स्थान था। ये जानकर रैना और आर्दो तुरंत वहां निकल पड़े। काफी देर गाड़ी चलाने और फिर पैदल जंगल पार करने के बाद वे उस जगह पहुंचे जहां पास ही एक नदी बह रही थी। नदी में सिर्फ एक नाव थी। उन्होंने नाविक को बुलाया और पूछा, ये सफेद फूल कहां से आते हैं? नाविक ने बताया कि उनके गांव में इन फूलों की उत्पत्ति होती है। ये सुनकर आर्दो ने अपना परिचय दिया कि वह एक पुलिस ऑफिसर है और एक हत्या की जांच के लिए यहाँ आया है। वह गांव जाकर कुछ सवाल पूछना चाहता है। नाविक, जिसका नाम पार्जो था, उन्हें गांव के प्रधान के घर ले गया। गांव का प्रधान सिर्फ स्थानीय भाषा में बात कर सकता था, इसलिए पार्जो उनके सवाल प्रधान से पूछकर जवाब रैना और आर्दो तक पहुंचाता रहा। आर्दो ने उस सफेद लड़की के बारे में विस्तार से बताया और पूछा कि क्या ऐसी कोई लड़की यहाँ रहती थी। प्रधान ने सख्ती से इनकार कर दिया और वहां से चला गया। साफ था कि प्रधान इस सवाल से खुश नहीं था। पार्जो भी चुप हो गया और प्रधान की पत्नी भी कुछ छुपा रही थी। लगता था ये तीनों उस लड़की के बारे में कुछ जानते थे, क्योंकि उनसे कोई मदद नहीं मिली। रैना और आर्दो लौटने लगे, लेकिन पार्जो ने कहा कि बाहर बहुत बारिश हो रही है और अभी नदी पार करना संभव नहीं है, इसलिए वे रात उसके घर रुक जाएं। रैना और आर्दो ने हामी भर दी। पार्जो के घर पहुंचकर रैना को अफसोस हो रहा था कि उनका एक दिन यूं ही बर्बाद हो गया और अब बस एक ही दिन बचा है। कल रात 12 बजे रैना और फे का आखिरी समय हो सका है। रैना फिर से इस सब का दोष अल्लाह ताला को देने लगी। उसके मुताबिक वो ऐसी लड़की थी जिसने कभी एक भी नमाज नहीं छोड़ी। जब उसकी माँ बीमार हुई तो उसने अल्लाह से बहुत दुआ की, लेकिन अल्लाह ने नहीं सुनी। फिर जब उसके पिता को कैंसर हुआ, उसने और भी गिड़गिड़ाकर उनकी जान की भीख मांगी, लेकिन इस बार भी दुआ कबूल नहीं हुई। माँ बाप की मौत के बाद उसका अल्लाह पर से विश्वास उठ गया था और अब जब वो अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना चाह रही थी, अल्लाह ने उसे ऐसी मुसीबत में डाल दिया कि 3 दिन में वो और उसकी छोटी बहन दोनों मरने वाले हैं। आर्दो ने उसे समझाया कि शायद अल्लाह उसे इस मुसीबत के जरिए एक बेहतर इंसान बनाना चाहता है। आर्दो की पत्नी भी मर चुकी थी और वो भी टूट गया था, लेकिन उसने कभी अल्लाह पर से भरोसा नहीं छोड़ा। शायद इसी वजह से आज उसे रैना जैसा अच्छा साथी मिला है। वे बात कर ही रहे थे कि अचानक बाहर से चीखने की आवाज आई। आर्दो बाहर जाकर देखता है कि गांव का प्रधान अपनी पत्नी पर चिल्ला रहा था और धमकी दे रहा था कि वो सच बाहर न निकाले। ये कहकर वह चला गया और उसकी पत्नी भी पीछे पीछे। इस मौके का फायदा उठाकर रैना और आर्दो प्रधान के घर की तलाशी लेने पहुंचे। तलाश करते करते रैना एक कमरे में पहुंची जहां उस लड़की की तस्वीर बनी हुई थी। दोनों चौंक गए। तभी प्रधान की पत्नी वहां आ गई और बताया कि ये उनकी बेटी का कमरा है। उसने पूछा कि क्या वे उसकी बेटी के बारे में सब जानना चाहते हैं। चूंकि प्रधान घर पर नहीं था, इसलिए प्रधान की पत्नी और पार्जो ने मिलकर सब सच बताया। लड़की का नाम था मेनोर। उसका नाम उन सफेद फूलों पर रखा गया था क्योंकि जन्म से ही उसकी त्वचा उन फूलों जैसी सफेद थी। उसके बाल पूरी तरह सफेद और आंखें खून जैसी लाल थीं। इस डरावने रूप के कारण गांव का प्रधान कभी उसे अपनी बेटी मान ही नहीं सका। गांव के बड़े बूढ़े और बच्चे सब उसे ताने मारते और बुली करते थे। ऊपर से प्रधान अक्सर उसे पीटा और कमरे में बंद कर देता था। बचपन से ही इतने दुख सहकर बड़ी हुई मेनोर जब 20 साल की हुई तो उसने खुद को इस कैद से आजाद कर लिया। वह घर से भाग गई और फिर कभी इस गांव में वापस नहीं आई। गांव का प्रधान तो उसके बारे में किसी तरह की बात करना भी पसंद नहीं करता था। ये सारी जानकारी इकट्ठी करके अगले ही दिन सुबह रैना और आर्दो घर लौट आए। उसी समय हमने फे को देखा जो किचन में पानी पीने गई थी। अचानक उसने खिड़की पर खून से लिखा हुआ 3 देखा। इसका मतलब था कि उनका तीसरा दिन यानी आखिरी दिन शुरू हो चुका था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि अब रैना और आर्दो को मेनोर का नाम पता चल गया था, जिसकी मदद से अब किदानांग उस आत्मा को शांत कर सकता था। असल में मेनोर से बात करने के लिए यही नाम जरूरी था ताकि पता चल सके कि वो मरने के बाद भी इस दुनिया में क्यों है।
वो कमरे के सामने जाकर एक रिचुअल के जरिए मैनोर से उसकी कहानी पूछता है। हमें पता चलता है कि गांव से भागकर मैनोर जंगल में पहुंची थी और वहीं बेहोश हो गई थी। उस समय वहां मौजूद था भास्कारा यानी रैना का पिता। भास्कारा उसे अपने इस होटल में लेकर आया और तीसरी मंजिल के उस कमरे में ठहरने दिया। होटल उस वक्त नया नया बना था और भास्कारा के माता पिता की मौत हो चुकी थी, इसीलिए वह तुरंत होटल शुरू नहीं करना चाहता था। भास्कारा ने सिर्फ मैनोर को पनाह ही नहीं दी बल्कि अपनी माँ के गहने पहनने के लिए भी दिए। धीरे धीरे उसने मैनोर को पढ़ना लिखना भी सिखाया। भास्कारा उसे प्यार से जैस्मिन बुलाता था क्योंकि उसके मुताबिक मैनोर जैस्मिन के फूल जितनी सुंदर थी। इसी तरह दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। एक दिन भास्कारा बिजनेस के सिलसिले में जकार्ता चला गया। मैनोर उसकी वापसी का इंतजार करती रही। उसने भास्कारा के नाम एक प्रेम पत्र भी लिखा जिसे टुकड़ों में बांटकर हर कमरे के बिस्तर के नीचे टाइल्स के नीचे छिपा दिया। साल बीत गए लेकिन भास्कारा नहीं लौटा। आखिरकार मैनोर ने तय किया कि वो खुद जकार्ता जाएगी। वहां तलाश करते हुए एक दिन उसने भास्कारा को देख लिया, लेकिन ये उसके लिए सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य था। भास्कारा किसी और औरत के साथ था और उसकी उंगली में अंगूठी देखकर मैनोर को समझते देर नहीं लगी कि वह शादीशुदा है और उसकी पत्नी गर्भवती भी है। ये सब देखकर मैनोर टूट गई। बचपन से अनाथ और प्यार से वंचित रही मैनोर भास्कारा का ये धोखा सह नहीं पाई। उसे लगा कि यही उसकी इस डरावनी शक्ल की वजह है। उसी दिन वह होटल वापस आई और अपना चेहरा नोच डाला। इस दर्दनाक यातना को सहते हुए 3 दिन बाद उसी कमरे में मैनोर की मौत हो गई। अब उसकी आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका था, उसके सामने कुछ ऐसा लाना जिससे वो रैना के पिता को माफ कर दे। लेकिन रैना को पता ही नहीं था कि वो चीज क्या है। तभी कमरे में फिर से आवाजें आने लगीं। किदानांग उस ओर बढ़ा, लेकिन आत्मा को शांत न कर पाने के कारण वे सब डर कर भागने लगे। तभी आत्मा ने किदानांग को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। रैना और आर्दो उसकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन उन्होंने आईने के प्रतिबिंब में देखा कि मैनोर की आत्मा किदानांग का सिर बेरहमी से 2 टुकड़ों में बांट रही है। ये खौफनाक मौत देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। इस घटना के बाद रैना ने पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी। उसे यकीन हो गया कि अब वे किसी भी हालत में नहीं बच सकते। उसने कहा कि ये सब उसके पिता के छुपाए गए राज की वजह से हुआ है। आर्दो ने उसे तकदीर पर भरोसा रखने को कहा तो रैना बोली, कौन सी तकदीर? वही तकदीर जिसने मुझे तुमसे अलग कर दिया। रैना ने आर्दो को पहली बार बताया कि 6 महीने पहले उसने उससे ब्रेकअप क्यों किया था। दरअसल उसका गर्भाशय कैंसर से ग्रस्त पाया गया था और ऑपरेशन के बाद वह अब कभी मां नहीं बन सकती थी। ये बात सिर्फ रैना और फे जानते थे। रैना नहीं चाहती थी कि ये बात आर्दो को पता चले, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसके पिता की तरह किसी और को किसी राज की वजह से चोट पहुंचे। ये कहकर रैना वहां से चली गई। इधर आर्दो सदमे में खड़ा था। तभी फे को एक डिब्बा मिला जिसमें होटल में रखी उसके पिता की कुछ पुरानी चीजें थीं। उसमें उन्हें एक अनछपा लेख मिला जिसमें भास्कारा और जैस्मिन की प्रेम कहानी लिखी थी। साथ ही एक छोटा सा डिब्बा जिसमें एक अंगूठी थी। आर्दो और फे तुरंत ये सामान लेकर रैना के पास गए। तब रैना को अपने पिता की असलियत पता चली। असल में जब भास्कारा जकार्ता गया था तो वो बिजनेस के लिए नहीं बल्कि मैनोर के लिए तोहफा खरीदने गया था। उसने एक अंगूठी खरीदी थी ताकि उसे शादी के लिए प्रपोज कर सके, लेकिन मैनोर को इसका पता नहीं था। वो अंगूठी लेकर लौटते समय भास्कारा का एक्सीडेंट हो गया। जब उसे होश आया तो वो अपने पुराने जीवन की सारी बातें भूल चुका था, यहाँ तक कि अपना नाम भी। जिस दंपति ने उसे बचाया उन्होंने ही उसका नाम जानार रखा क्योंकि उनके मृत बेटे का नाम भी यही था। भास्कारा जकार्ता में जानार की पहचान के साथ रहने लगा। उस दंपति ने उसे अपने बेटे की तरह रखा और अपनी जिम्मेदारी पर रैना की माँ से उसकी शादी भी कर दी। रैना के जन्म के बाद एक दिन भास्कारा अचानक बेहोश हो गया। तब उसकी याददाश्त लौट आई और मैनोर की यादें भी। बिना देर किए वो होटल लौटा मैनोर को खोजने, लेकिन कमरे में सिर्फ उसका कंकाल मिला जिस पर कीड़े रेंग रहे थे। वो जानता था कि इस सब की वजह उसकी खोई हुई यादें थीं और अब कोई रास्ता नहीं था। मैनोर उसका अतीत थी जिसे वो वापस नहीं ला सकता था। उसने मैनोर के शव को होटल के नीचे दफन कर दिया, साथ ही फूल की एक पेंटिंग बनाकर रख दी। फिर इस राज और मैनोर को न बचा पाने का अफसोस अपने सीने में दबाए वह अपनी नई पहचान रैना के पिता जानार के रूप में जीता रहा। अब सबको मैनोर की सच्चाई पता चल चुकी थी और उनके पास वो चीज भी थी जिससे वो मैनोर को भास्कारा के प्यार का यकीन दिला सकते थे। ये साबित कर सकते थे कि उसने धोखा नहीं दिया। इसके लिए उन्हें बस वो अंगूठी मैनोर के शव के हाथ में पहनानी थी। होटल के पास एक सुरंग थी जिसमें मैनोर का शव था।
रात हो चुकी थी, इसलिए देर किए बिना रैना और आर्दो उस सुरंग की ओर निकल पड़े। रैना के नाना ने उन्हें रास्ता दिखाया और वे अंदर चले गए। अंदर पहुंचकर दोनों अलग अलग होकर उस दीवार को ढूंढने लगे जिस पर फूल की तस्वीर बनी थी, यानी मैनोर की कब्र। इस दौरान आर्दो के पीछे मैनोर की आत्मा दिखाई दी। आर्दो ने रैना को पुकारा और रैना दौड़कर पहुंची। आर्दो ने वह जगह खोज ली थी जहां मैनोर का शव था। एक ओर वे वहां गड्ढा खोदना शुरू करते हैं, दूसरी ओर घर में फे और नाना नानी अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि वह इस मुसीबत से उन्हें बचा ले। घड़ी में 12 बजने में अब सिर्फ 45 मिनट बचे थे। उधर बहुत देर तक खुदाई करने के बाद भी रैना और आर्दो को वहां कुछ नहीं मिला। इससे रैना को शक होने लगा, तो उसने बैग से वह अंगूठी निकाली और देखा कि दीवार पर जो फूल बना है वह दरअसल उस अंगूठी का फूल नहीं था, यानी वे गलत जगह खुदाई कर रहे थे। यह कहते ही आर्दो का हाव भाव बदल गया और वह डरावनी आवाज में बोलने लगा। हमें समझ आ गया कि यह फूल दरअसल आर्दो ने ही बनाया था और इतने समय से वह मैनर की आत्मा के कब्जे में था। अब वह रैना पर हमला करता है। किसी तरह रैना खुद को छुड़ाकर भागती है और एक जगह जाकर छिप जाती है। पहले तो लगता है कि आर्दो ने उसे नहीं देखा, लेकिन अगले ही पल वह आकर हमला कर देता है। तब रैना दौड़कर गड्ढे में छिप जाती है और मौका पाकर आर्दो को चोट पहुंचाती है, उसे गड्ढे में धकेल देती है और सिर पर वार करके बेहोश कर देती है। इसके बाद वह बैग लेकर मैनर की लाश वाली जगह खोजने लगती है। बहुत खोजने के बाद भी वह दीवार नहीं मिलती तो गुस्से में बैग फेंक देती है। तभी बैग से एक छोटा सा कागज गिरता है जिसमें उसके नाना नानी ने उसके नाम एक छोटा संदेश लिखा था। उसमें लिखा था, रैना, ये तुम्हारा आखिरी समय हो सकता है, ये तुम्हारी आखिरी नमाज हो सकती है। इस मुसीबत के समय तुम और किससे मदद मांगोगी? केवल अल्लाह ताला ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ये पढ़कर रैना के दिल में अल्लाह पर विश्वास फिर से जाग उठता है। वह अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज अदा करने का निश्चय करती है। तयम्मुम से वुजू करती है, फिर नाना नानी के बैग में रखे सजदा और खिमार की मदद से वहीं बैठकर ईशा की नमाज पढ़ती है और अल्लाह से मदद मांगती है। इसी बीच आर्दो होश में आ जाता है। नमाज के बाद रैना फिर उस जगह को खोजने लगती है और आखिरकार उसे मिल भी जाती है। वह मिट्टी खोदना शुरू करती है। 12 बजे में 10 मिनट बाकी थे। जब 3 मिनट बचे थे तब उसे वह लाश मिल जाती है। वह अंगूठी लाश की उंगली में पहनाने ही वाली थी कि पीछे से आर्दो हमला करता है, जिससे वह घायल हो जाती है। आर्दो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन डायना किसी तरह अंगूठी लाश के हाथ में पहना देती है। अंगूठी पहनते ही आर्दो बेहोश हो जाता है और कंकाल कांपने लगता है। आर्दो के होश में आते ही दोनों कब्र से बाहर निकलते हैं। कंकाल से निकलता सफेद धुआं मैनर का रूप लेता है और हवा में गायब हो जाता है, मानो उसकी आत्मा वर्षों बाद मुक्त हो गई हो। रैना और आर्दो घर लौट आते हैं और आधी रात बीत जाने पर भी वे जिंदा रहते हैं, यानी श्राप टूट चुका था। अगले दिन सुबह जांच शुरू होती है। आर्दो, जो एक पुलिस ऑफिसर था, मामले को अपने हाथ में लेता है। होटल के नीचे खड़े होकर रैना और आर्दो बात कर रहे होते हैं, जहां आर्दो बताता है कि वह कल सुबह जकार्ता जाएगा क्योंकि उसे एक फाइल रिपोर्ट करनी है। अब होटल मैनर से मुक्त हो चुका है, इसलिए डरने की बात नहीं। डायना कहती है कि मैनर से मुक्त होने के बावजूद कोई यहाँ रहने नहीं आएगा, यानी उनका बिजनेस कभी नहीं चलेगा। फिर भी वह एक खुशी की बात बताती है। आर्दो अब भी रैना से प्यार करता है और किसी भी हाल में उसके साथ रहना चाहता है। दुनिया में कई ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, वे उनके माता पिता बन सकते हैं। रैना के बच्चे न होने की बात पर आर्दो को कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि वे दोनों मिलकर एक परिवार बना सकते हैं। यह सुनकर रैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह शादी के लिए हाँ कह देती है। यह सुखद दृश्य देखकर लगता है कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन असल अंत इतना अच्छा नहीं है। उसी रात जब वे होटल के एक कमरे में थे, कुछ अजीब हलचल महसूस होती है जिसे आर्दो नहीं देख पाता। तभी फोन बजता है। आर्दो कॉल रिसीव करता है और रैना कहती है कि वे कल सुबह जकार्ता जाने से पहले नाना नानी और फे को शादी की योजना बताएंगे। आर्दो खुश हो जाता है। तभी फिर फोन बजता है, लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं आती। अचानक कमरे की लाइट चली जाती है। आर्दो रिसेप्शन पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल नहीं लगती। वह कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। सभी दीवार पर लगी घड़ी की घंटी बजती है। 12 बज चुके थे। एक अदृश्य आवाज आती है, 3 दिन, आधी रात। साथ ही पास का आईना बदल जाता है और उसमें से मैनर बेहद डरावने अंदाज में बाहर निकल आता है। वह आर्दो की तरफ बढ़ता है और उसकी एक दर्द भरी चीख के साथ वह रात खत्म हो जाती है। अगली सुबह नाश्ते में देर होने पर रैना खुश होकर आर्दो को बुलाने आती है।
कई बार आवाज देने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता तो वह अंदर जाती है और जो दृश्य देखती है वह सहन करने लायक नहीं था। नीचे पड़ा था आर्दो का चमड़ा विहीन शव। ये देखकर रैना टूट जाती है। पुलिस आकर शव ले जाती है। बाद में छत पर खड़ी होकर रैना और फे बात करते हैं। रैना सोच नहीं पा रही थी कि वे तो बच गए तो फिर आर्दो क्यों मरा, श्राप क्यों नहीं टूटा। फे बताती है कि रैना और वह दोनों भास्करा की बेटियां हैं। भास्करा सच में मैनर से प्यार करता था और कभी धोखा नहीं दिया। ये जानकर मैनर ने दोनों बहनों को छोड़ दिया था और कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैनर की मौत खुदकुशी से हुई थी, जो इस्लाम में ऐसा पाप है जिसकी माफी नहीं है, इसलिए उसकी आत्मा परलोक नहीं जा सकती। जब तक गांव के वे लोग जिंदा हैं जिन्होंने कभी न कभी मैनर को सताया था, तब तक श्राप जारी रहेगा। सिर्फ फे और रैना ही अगर उस कमरे में जाएंगी तो वे बचकर लौटेंगी, लेकिन कोई और गया तो उस पर श्राप लग जाएगा। ये सुनकर रैना चौंकती है और पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता। तभी फे उसकी तरफ मुड़कर देखती है और पता चलता है कि उस वक्त फे पर मैनर की आत्मा का कब्जा था। रैना घबरा जाती है, लेकिन फे कहती है कि चिंता मत करो, वह अपनी बहनों का कभी नुकसान नहीं करेगी। ये कहकर फे फिर सामान्य हो जाती है। रैना तय करती है कि वह अब ये होटल नहीं चलाएगी बल्कि इसे बेच देगी। वे फॉर सेल का बोर्ड लगाकर वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद कुछ पुलिस ऑफिसर होटल में जांच करने आते हैं क्योंकि आर्दो ने इस बारे में रिपोर्ट दी थी। वे भी रोने की आवाज सुनते हैं और दूसरे माले के उस कमरे में जाते हैं। दरवाजा खोलते ही मैनर की आत्मा उनकी तरफ मुड़कर देखती है और कहती है 3 दिन आधी रात, और इसी दृश्य के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह नई इंडोनेशियन हॉरर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।